नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की। और इसमें भी हम देखने वाले हैं कुछ सबसे जरूरी सवाल और उनके जवाब। तो चलिए साथ मिलकर इस चैप्टर को आसान बनाते हैं, जिससे एग्जाम की तैयारी और भी सॉलिड हो जाए। शुरुआत करते हैं फ्रेडरिक सोरियो की इस मशहूर पेंटिंग से। ये साल 1848 की बात है, जब उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जो लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी हो। ये प्रिंट एक तरह से यूरोप में राष्ट्र राज्यों के एक नए दौर की शुरुआत का सिंबल था। एक ऐसा दौर जहां लोग अपनी एक जैसी पहचान और आज़ादी के लिए साथ आ रहे थे। आज हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले कुछ बेसिक सवाल, फिर थोड़ा डीप एनालिसिस वाले सवाल और आखिर में एक क्विक रिकैप और छोटा सा क्विज। तो सबसे पहले कुछ छोटे लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों से शुरू करते हैं। ये इस चैप्टर का बेस हैं और इन्हें समझना बेहद जरूरी है। पहला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रेंच लोगों के बीच एक सामूहिक पहचान, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना जगाने के लिए क्या-क्या किया? तो उन्होंने किया क्या? देखिए, उन्होंने कुछ बहुत ही स्मार्ट कदम उठाए। सबसे पहले तो ला पात्री यानी पितृभूमि और लेस सिटोयन यानी नागरिक, इन आइडियाज पर जोर दिया। फिर जो पुराना शाही झंडा था उसे हटाकर एक नया फ्रेंच तिरंगा ले आए। एस्टेट्स जनरल का नाम भी बदल दिया, अब वो कहलाने लगी नेशनल असेंबली। और तो और देश के नाम पर नई कस्में खाई गई, शहीदों को याद किया गया, मतलब हर कोशिश की गई ताकि लोगों में एक हम वाली फीलिंग, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन सके। अगला सवाल है ग्यूसेप मैज़ीनी के बारे में। इटली के एकीकरण में इनका क्या रोल था, जरा सोचिए। मैज़ीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, मार्से में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। वो मानते थे कि भगवान ने भी राष्ट्रों को ही इंसानियत की नेचुरल यूनिट बनाया है। राजशाही के खिलाफ उनके कड़े विचार और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का उनका सपना कंजर्वेटिव्स को बहुत डराता था। उन्हें इटालियन यूनिफिकेशन का दिल भी कहा जा सकता है। चलिए अब कुछ ऐसे सवालों पर आते हैं जिनमें थोड़ा ज्यादा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। ये सवाल इस चैप्टर की समझ को और भी गहरा करेंगे। हमारा अगला सवाल है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझाइए। ये यूरोप की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब जर्मनी के एकीकरण की कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। ये कोई लोगों की क्रांति से नहीं हुआ, नहीं, बल्कि इसका पूरा श्रेय जाता है प्रशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क को। उनकी पॉलिसी थी आयरन एंड ब्लड की, मतलब सब कुछ सेना और ताकत के दम पर होगा। उन्होंने प्रशिया की जबरदस्त आर्मी का इस्तेमाल किया और सिर्फ 7 साल के अंदर 3 बड़े बड़े युद्ध लड़े और जीते, और बस जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। जैसा कि इस टाइमलाइन में हम देख सकते हैं, ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 1866 में ऑस्ट्रिया को हराने से लेकर 1871 में वर्साई के महल में प्रशिया के राजा विल्हेम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित करने तक बिस्मार्क का हर एक कदम बहुत सोचा समझा और सटीक था। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? देखिए, महिलाओं ने अपने खुद के पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, न्यूज़पेपर शुरू किए और मीटिंग्स और प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन इतनी एक्टिव भागीदारी के बावजूद उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला। यहाँ तक कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन्हें सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पर विजिटर्स गैलरी में बैठने की इजाज़त थी। तो उनका रोल एक्टिव तो था, पर बराबरी का नहीं था। अच्छा, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे राष्ट्रों को फीमेल एलिग्रीज यानी नारी प्रतीकों के जरिए दिखाया गया। फ्रांस में मारियान और जर्मनी में जर्मेनिया। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये असल में अपने नागरिकों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का एक जरिया थीं। और अब इस सेशन का आखिरी बड़ा सवाल, बाल्कन में राष्ट्रवादी तनाव आखिर पैदा ही क्यों हुआ? ये वो इलाका था जो एक बारूद का ढेर बन गया था। तो सवाल ये है कि बाल्कन में इतना टेंशन बढ़ा क्यों? देखिए, यहाँ एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन गया था। पहली बात तो ये कि ये इलाका भौगोलिक और जातीय रूप से बहुत डाइवर्स था। ऊपर से इसका एक बड़ा हिस्सा कमजोर पड़ते ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। अब जैसे ही यहाँ राष्ट्रवाद की हवा चली और लोगों ने आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी शुरू की, तो ये इलाका एकदम विस्फोटक हो गया। और मामला तब और बिगड़ गया जब बड़ी बड़ी ताकतों जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड ने भी अपने मतलब के लिए यहाँ दखल देना शुरू कर दिया।
बस यही वो टकराव था जो आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह बना। चलिए, तो जो कुछ भी हमने अभी तक समझा है उसे फटाफट एक बार रीकैप कर लेते हैं। अगर इस पूरे चैप्टर को 3 पॉइंट्स में समेटना हो तो वो ये हैं। पहला, राष्ट्रवाद की शुरुआत क्रांतियों और एक कॉमन पहचान बनाने की चाहत से हुई। दूसरा, राष्ट्रों का एकीकरण सिर्फ क्रांति के सपने से नहीं बल्कि जर्मनी की तरह हकीकत में रूढ़िवादी राजनीति से भी हुआ। और तीसरा, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए कल्चर, सिंबल्स और एलिगरीज बहुत पावरफुल टूल्स थे। अब देखते हैं कितना याद रहा। एक छोटा सा क्विज हो जाए। पहला सवाल, 1871 में जर्मन सम्राट किसे घोषित किया गया था? और दूसरा सवाल ये रहा, ग्यूसिप मैत्सीनी ने मार्सेई में किस सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की थी? उम्मीद है कि इस डिस्कशन से सबको मदद मिली होगी। बस रिवीजन करते रहिए और ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।